जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका बिहार एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। उसके अनुसार आपका जून जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड आपका रोशन अनंत सर के द्वारा एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें टोटल आपका कुल 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम 1 से लेकर 3 तक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग ने अभी तक 1 से लेकर 3 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप एक इसका हम अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 हो गया और 1 से 3 हम इससे पहले करा चुके हैं। तो दोस्तों, आपका इस एग्ज़ाम में 50 आपका रीजनिंग रहेगा और मैथ आपका 25 रहेगा, जो आप इस प्रैक्टिस सेट में खुद से बना लीजिएगा। हम इसका आंसर बता देंगे। उसके बाद आपका जीके 50 रहेगा और जीएस आपका 25 रहेगा। तो टोटल आपका 150 प्रश्न रहेगा दोस्तों। और इस एग्ज़ाम के तहत आपका राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, फाइलेरिया निरीक्षक इत्यादि पोस्टों पर आपका बहाली होगा, जो कि बिहार का सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है, क्योंकि इसका अब पद बढ़कर 24,000 प्लस हो गया है। तो इसीलिए आप लोग अभी से ही लग जाइए और जोर शोर से इसका एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें एक सीट आप लोग पक्का कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बिहार एसएससी से रिलेटेड आपका जितना भी हम वीडियो बनाए आप तक पहुंचते रहे और आप लोग रेगुलर बेसिस पर क्लास करते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गांधीवादी योजना के विचार किसने प्रस्तुत किए था। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीमान नारायण अग्रवाल। दोस्तों, आप लोग भी बताते रहिएगा कि आप लोग ने कितना सही उत्तर दिया। और अगर एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं दोस्तों तो उसको नोट करते रहिएगा, और जो याद है उसका आपका रिवीजन हो जाएगा। आइए गांधीवादी योजना के बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, गांधीवादी योजना आपका श्रीमान नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। और गांधीवादी योजना आपका गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेशन करते हुए श्रीमान नारायण ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। और एक होता है आपका दोस्तों सर्वोदय योजना। तो सर्वोदय योजना पूछे तो आपका जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, ये भी फैक्ट याद रखिए आप। दूसरा होता है आपका आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन आपका एम विश्वेश्वरैया से संबंधित है, और एम विश्वेश्वरैया की प्रसिद्ध पुस्तक प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और अगला होता है एक बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान 1944 में प्रस्तुत किया गया था। और आप लोग एक सुने ही होंगे कि पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को भारत में प्रारंभ हुई थी, और पंचवर्षीय योजना आपका रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष पूछे तो आपका प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन को तैयार हो गया दोस्तों। तो इसलिए आप लोग व्याख्या भी ध्यान से सुनते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखने का जगह नहीं है, इसलिए हम बोलकर ही बता सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों इस तरह से कंप्लीट हुआ। और एक बच गया गुन्नार मिंडल। तो गुन्नार मिंडल का संबंध आपका अनवरत योजना से संबंधित है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा।
जो कि 1990 से 92 के बीच शुरू किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है। तो रीजनिंग मैथ आप स्वयं से बनाइएगा, हम इसका आंसर बताते चलेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मृग छौना। जैसे चींटी आपका एटलिंग से संबंधित है, चींटी के एटलिंग, चींटी के बच्चे को एटलिंग कहा जाता है, उसी प्रकार हिरन के बच्चे को मृग छौना कहा जाता है। अगला है तीसरा नंबर मैथ से है, मैथ आप लोग बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 नंबर, परिमेय संख्या बताना कि इनमें से कौन नहीं है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसका अंडर रूट ना हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। बताइए कि कौन सा इनमें से मौलिक अधिकार आपका नहीं है। तो पहला है कि शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। दूसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। तीसरा समानता का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। और चौथा पूछ रहा है काम पाने का अधिकार, तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, काम पाने का अधिकार आपका नीति निर्देशक तत्वों में से एक है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। और काम पाने का अधिकार का पूछे कि किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो अनुच्छेद आपका 41 में चर्चा है। और नीति निर्देशक तत्व पूछे किस संविधान से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अगर पूछे कि किस अनुच्छेद में है, तो शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 के क में संबंधित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय आपका रिट जारी करता है। अगला है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में चर्चा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और शिक्षा का अधिकार 21 के क में है। तो ये सभी फैक्ट भी दोस्तों याद करते चलिए। अगला देखिए 6 नंबर रीजनिंग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। आगे याद रखिएगा दोस्तों, विस्कोमीटर पूछे तो विस्कोमीटर द्वारा द्रवों की संयंता ज्ञात किया जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर के द्वारा आपका वायु दाब मापने का काम में आता है। उसके बाद है स्टेलोगोनोमीटर, इसके द्वारा आपका कांच का एक उपकरण है जो किसी तरल पदार्थ की सतह के तनाव को मापता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जैसे ओडोमीटर पूछे तो ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने में। स्पीडोमीटर आपका गति को प्रदर्शित करने के लिए। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को मापने के लिए। उसके बाद सिस्मोग्राफ या भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। उसके बाद टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए। अमीटर विद्युत धारा मापने के लिए। फायदोमीटर आपका समुद्र की गहराई नापने के लिए। तो ये सभी फैक्ट भी दोस्तों याद करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सदृश है। बताइए कि कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सदृश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कॉप्टन प्रभाव। कॉप्टन प्रभाव आपका रमन प्रभाव के प्रकाशिक सदृश हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 आपका रीजनिंग है कि
चावल एक प्रकार का अनाज है, तो उसी तरह से मसूर क्या है, तो मसूर आपका दलहन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, बताइए कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है, जिसमें पृथ्वी का आपका सबसे निकटतम ग्रह पूछे तो आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा, जबकि सूर्य के निकटतम ग्रह पूछे तो आपका बुध ग्रह होगा। और सूर्य के अनुसार आपका सबसे पहले बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होता है। याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार। और आकार के अनुसार पूछे तो आकार में सबसे बड़ा आपका बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद शनि ग्रह है, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा आपका बुध ग्रह हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी से दूरी के आधार पर, पृथ्वी से दूरी के आधार पर आपका सबसे नज़दीक शुक्र हो जाएगा, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और घनत्व के आधार पर पूछे तो दोस्तों तो सबसे कम घनत्व आपका, सबसे घनत्व के आधार पर पृथ्वी, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। इस तरह से देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से आपका कितना क्वेश्चन तैयार हो रहा है। और दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों कि सांझ का तारा या भोर का तारा पूछे तो शुक्र ग्रह को कहते हैं प्रेशर कुकर की स्थिति जैसा ग्रह, शुक्र ग्रह को कहते हैं सबसे गर्म ग्रह, शुक्र ग्रह को कहते हैं तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। इतना सारा फैक्ट शुक्र ग्रह से याद रखिएगा। उसके बाद आपका बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह को तारा सदृश ग्रह या मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं। उसके बाद आपका हो गया मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति का दोस्तों, बृहस्पति आपका सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, और इसी का सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमेड है। अगला देखिए शनि ग्रह, शनि ग्रह आपका सबसे हल्का ग्रह है, और शनि ग्रह का सबसे सर्वाधिक आपका उपग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका मैथ से, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बताइए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कि अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार के प्रयास। और वन बेल्ट वन रोड पहल को 2017 में चीन के संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, और 16 का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होती है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा कि मुखिया या ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपका 21 वर्ष होता है, जबकि वोट डालने का यानी मताधिकार का आयु सीमा आपका 18 वर्ष होगा। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल आपका 5 वर्ष के लिए होता है, तो ये भी याद रखिएगा। और पंचायतों की संरचना आपका 243 के गांव में चर्चा है। इसके आधार पर आपका 3 स्तर में बांटा गया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जिसका प्रमुख प्रधान या मुखिया होता है, ब्लॉक स्तर पर आपका पंचायत समिति जिसका प्रमुख आपका प्रमुख होता है, और जिला स्तर पर जिला परिषद जिसका प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है।
प्रधानमंत्री का पूछे आयु सीमा तो आपका 25 वर्ष होता है दोस्तों। मुख्यमंत्री को पूछे तो 25 वर्ष, लोकसभा का पूछे तो 25 वर्ष, और राज्यसभा का वहीं पूछे तो आपका 30 वर्ष होता है। अगला देखिए 18 नंबर आपका रीजनिंग से, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर देखिए दोस्तों, 19 नंबर कह रहा है कि म्यांमार का पुराना नाम था, बताइए कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था। तो म्यांमार का पुराना नाम आपका बर्मा था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और म्यांमार पहले भारत का ही अंग था, जो 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा अलग हो गया था। अगला 20 नंबर देखिए क्वेश्चन, 20 रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं दोस्तों, 21 कह रहा है कि समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। बताइए कि बायोफोकल लेंस में ऊपर और नीचे कौन से लेंस होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि अवतल और उत्तल लेंस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और द्विफोकल लेंस का उपयोग आपका जरा दृष्टि दोष में किया जाता है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष वाले करते हैं, जबकि उत्तल लेंस का प्रयोग आपका दूर दृष्टि दोष वाले करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 22 नंबर कि किसी वस्तु की प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। बताइए कि मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रेटिना में बनता है, रेटिना पर बनता है। कॉर्निया देखिए, कॉर्निया आपका यही नेत्रदान में दिया जाता है दोस्तों, और यह प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। आइरिस, आइरिस आपका कॉर्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। और आपका एक है प्यूपुल, तो प्यूपुल यानी पुतली, ये आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है, इस छिद्र को आँख की पुतली कहते हैं। और पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला देखिए 23 नंबर रीजनिंग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका मैथ से संबंधित है। 19 भुज वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n इंटू n माइनस 3/2, आप बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 25 नंबर देखिए मैथ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 26 नंबर रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, 27 कह रहा है कि सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था। बताइए कि शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा बंबई में हुआ था। और दोस्तों बंबई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों द्वारा आपका शाही नौसेना विद्रोह किया गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि किसके द्वारा। HMIS तलवार के 1100 नाविकों के द्वारा। अगला देखिए दोस्तों 28 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देश में रोलिंग प्लान की हिमायत की। बताइए कि रोलिंग प्लान देने वाले कौन से अर्थशास्त्री थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुरनार मिंडल। अभी कुछ देर पहले बताए थे अनवरत योजना, उसी का इंग्लिश नाम आपका रोलिंग प्लान है। और भारत में रोलिंग योजना 1978 में शुरू की गई थी। और गुरनार मिंडल का रचना पूछे तो आपका एशियन ड्रामा है इनकी रचना की नाम। अगला देखिए रीजनिंग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्लड रिलेशन से संबंधित है, अब बना लीजिएगा। 31 नंबर देखिए दोस्तों,
आपका फिगर पूरा करने वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर की निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि किस युक्ति में विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत मोटर में। देखिए दोस्तों वोल्ट मीटर से आपका विभवांतर मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर से परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापा जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और विद्युत जनित्र आपका विद्युत जनरित यानी विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में प्रवाहित करता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखते हैं कि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की डैश। बताइए कि धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पदार्थ की प्रकृति पर। यानी किसी तार की प्रतिरोधकता आपका पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों रीजनिंग से है आपका सीटिंग अरेंजमेंट से। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर कि मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई? बताइए कि मिड डे मील योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट से। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 मैथ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 38 भी आपका मैथ है, 38 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं कि विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कौन है? बताइए कि विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और यह इसकी लंबाई दोस्तों 9,289 किलोमीटर है, जो कि यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राद को व्लादिवोस्टोक तक जोड़ती है। तो याद रखिए दोस्तों ये रूस में रेल मार्ग है। उसके बाद आपका दूसरा पूछे तो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग हो जाएगा। इसका आपका कुल दूरी 5600 किलोमीटर है। यह कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर को वैंकूवर शहर से जोड़ती है। उसके बाद तीसरा नंबर पूछे तो सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग हो जाएगा। और भारत में प्रथम रेलगाड़ी आपका 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर देखिए दोस्तों कि अजातशत्रु किस वंश के शासक था? बताइए कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हर्यक वंश का शासक था। और हर्यक वंश का संस्थापक पूछे तो आपका बिंबिसार था। उसके बाद आपका मौर्य वंश का संस्थापक पूछे तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद नंद वंश का संस्थापक आपका महापद्मनंद थे। और उसके बाद गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त थे। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए 42 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा?
तो जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जा रही हो, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। दोस्तों बताइए कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपका F-32 बटा में 180 बराबर C-0/100। इसी फार्मूला पर आप निकालिएगा तो 32 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अगला देखिए 45 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 46 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप के नाम से भी जाना जाता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और सरदार पटेल के ही प्रयास से आपका भारतीय रियासतों को एक संघ में संगठित हुए। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर आपका रीजनिंग से है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 49 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 50 नंबर का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। बताइएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1845 से 1846 के बीच युद्ध हुआ था। और इस समय आपका लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आपका लाहौर के संधि के तहत 1846 में समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध पूछे तो 1848 में हुआ था दोस्तों। और इस समय आपका लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। अगला देखिए 52 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर देखिए दोस्तों, जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो बताइए कि जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो क्या बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा जिंक सल्फेट बनेगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिंक धातु आपका कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो कॉपर को हटाकर खुद जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर कह रहा है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। बताइए कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4 का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए 55 नंबर दोस्तों, 55 का रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर मैथ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 59 नंबर के थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। बताइए कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाए आपका दोस्तों विकासशील देश के संदर्भ में किया जाता है। अगला देखिए 60 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 62 नंबर देखिए दोस्तों कि गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है। बताइए कि गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है। तो इसका निर्माणकर्ता आपका राजेंद्र
प्रथम हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये चोल वंश से संबंधित है और चोल वंश का संस्थापक पूछे तो विजयालय थे और चोल वंश की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। आगे देखिए दोस्तों, राजेंद्र प्रथम के बारे में देखते हैं कि राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1044 से 1154 ईस्वी तक रहा और यह चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किए और इन्होंने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेय कोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेय कोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया। इसके बाद आपका देखिए राजराज प्रथम, तो राजराज प्रथम का शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक रहा और राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमिंड चोल मंडलम बनाया और पोल्लरवु को इसकी राजधानी बनाया। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर पर चलते हैं। 63 नंबर आपका रीजनिंग से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 65 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा। उसके बाद देखिए 68 का, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा का एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? बताइए कि इनमें से किस राज्य से लोकसभा से एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम राज्य से। याद रखिएगा दोस्तों, मिजोरम और नागालैंड राज्य से लोकसभा में केवल एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि आपका अरुणाचल प्रदेश में पूछे तो 2, त्रिपुरा में पूछे तो 2, उसके बाद गोवा में भी आपका 2। अगला देखिए 68 नंबर। 68 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुण के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, यानी घटते हुए क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे ज़्यादा आपका धात्विक गुण सोडियम में होता है, उसके बाद आपका मैग्नीशियम में होता है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद क्लोरीन, यानी सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला केमिस्ट्री है, तो आप बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 71 नंबर देखिए। 71 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर आपका मैथ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 का देखिए दोस्तों, 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों की पहचानी है। तो बताइए इसमें से कौन सा असंतृप्त यौगिक है? तो असंतृप्त यौगिक उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो, और संतृप्त यौगिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध जुड़ा हो। तो इसमें आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रोपीन और प्रोपाइन में है, यानी 2 और 3। तो 2 और 3 आपका ऑप्शन डी में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपका असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और अल्कीन का आपका सूत्र होता है CnH2n, और अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, और अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं कि हृदय
के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं? बताइए कि हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी के दीवार पर कोलेस्ट्रॉल और अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एथीरोस्क्लेरोसिस। याद रखें दोस्तों, एथीरोस्क्लेरोसिस में आपका धमनी के दीवार पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं और इसी के कारण आपका हाइपरटेंशन यानी उच्च तनाव में अत्यधिक रुधिर दाब के कारण आपका अति तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला देखिए 77 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए दोस्तों 78 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि सेनकोट्टा दारा स्थित है। बताइए कि सेनकोट्टा दारा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दारा उसे कहते हैं जो दो पर्वतों के बीच आर पार जाने हेतु संकरे पर्वतीय मार्ग को दारा कहते हैं। और सेनकोट्टा दारा आपका तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रमुख दारा याद रखिएगा, जैसे आपका थालघाट दारा आपका मुंबई से नासिक को जोड़ता है और ये महाराष्ट्र में भोरघाट दारा आपका मुंबई से पुणे को जोड़ता है भोरघाट, और ये भी महाराष्ट्र में है। पालघाट दारा आपका पलक्कड़म से कोयम्बटूर को जोड़ता है और ये केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद आपका काराकोरम दारा भारत चीन को जोड़ता है, लद्दाख में स्थित है। उसके बाद काराकोरम के बाद लानक ला, खरदुंगा ला, चांग ला, देपसांग ला, जारा ला, ये सभी आपका लद्दाख में स्थित है और सभी भारत चीन को जोड़ता है। उसके बाद आप बुर्जिला दारा जम्मू कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ता है। बड़ा लाचला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेह और मनाली को जोड़ता है। उसके बाद शिव किला आपका हिमाचल प्रदेश में है, शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। उसके बाद माना नीति लिपुलेख है, ये सभी आपका उत्तराखंड में है, भारत चीन को जोड़ता है। फिर उसके बाद दोस्तों पीर पंजाल दाला जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। उसके बाद आपका बनिहाल दारा जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये आपका श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। उसके बाद जेलेपला आपका सिक्किम में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है और दीफू पांगसांड द्वारा अरुणाचल प्रदेश में है और तुजू द्वारा आपका मणिपुर में है और मणिपुर और म्यांमार को जोड़ती है। तो इतना सभी दारा याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर का आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर के हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड राज्य में। अगला याद रखिएगा दोस्तों कि नागालैंड में हॉर्नबिल के साथ साथ सेंक्रियन पर्व, मोत्सु पर्व मनाया जाता है। उसके बाद मिजोरम में अंथुरियम चापाचार कूट, मणिपुर में साजिबू कांगचिंगबा, उसके बाद मेघालय में वांगला पर्व, नोके क्रेम मेघालय में, असम में पूछे तो अम्बुबाची और बिहू। उसके बाद तेलंगाना में आपका बोठुकम्मा, सिक्किम में लोसांग या सागादवा, उसके बाद त्रिपुरा में खर्चा पूजा। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 83 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 नंबर देखिए उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नापसंद को छोड़कर अन्य सभी आपका एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। बाकी देखिए 86 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं, तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कर्ण पल्लो कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कान को 3 भागों में बांटा गया है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण।
बाह्य कर्ण के दो भाग है, कर्ण पल्लो और बाह्य कर्ण के कुहर। और मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी पूछे तो आपका स्टेपिज होता है, जो कि कान में ही पाया जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर देखिए कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है। तो वैसे जल आपका कठोर जल कहलाते हैं जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम का लवण पाए जाते हैं। भारी जल को दोस्तों D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और मृदु जल आपका हो गया वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला कह रहा है कि अलग शब्द का चयन करें। तो अलग शब्द आपका झालर पाटन है। झालर पाटन आपका राजस्थान राज्य में है, जबकि अन्य सभी गुजरात राज्य में है। अगला 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की उत्पादकता सर्वोच्च है। बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है। तो आपका परिवहन, संचार और वाणिज्य क्षेत्र में। परिवहन, संचार और वाणिज्य क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि और पशुपालन आता है और विनिर्माण क्षेत्र आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। अगला देखिए, अलग शब्द को चयन करें। तो अलग शब्द आपका औरंगाबाद है, बाकी सब आपका देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर कह रहा है कि किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया। तो कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा आपका अश्विनी कुमार दत्त ने बताया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोग पदों के भूखा है कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 93 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 94 नंबर फिजिक्स के न्यूमेरिकल है कि एक कार 4 सेकंड में 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। तो औसत चाल कितना है। तो आप लोग औसत चाल बराबर जानते हो कि कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितना हुआ 25 प्लस आपका 15 और कुल समय 4 प्लस 2 तो आपका हो जाएगा 40 बटा में 6। तो भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6.67 लगभग, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 95 नंबर। 95 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 नंबर देखिए दोस्तों कि संसद की प्राक्कलन समिति है। बताइए कि संसद की प्राक्कलन समिति कैसी है। तो संसद की प्राक्कलन समिति आपका अस्थायी समिति है। और प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई के सिफारिश के आधार पर किए गए थे, जिसमें सदस्यों की संख्या आपका 30 है। और ये सबसे बड़ा आपका समिति है। और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष से होता है। और प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहते हैं। अगला देखिए 97 नंबर रीजनिंग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 45। 98 के देखिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 100 नंबर पर देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला है कि जंतु वसाएं संतृप्त होती है क्योंकि इसमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल होते हैं। तो ये आपका गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें एकल बंध वाले वसीय अम्ल होते हैं, जबकि यहाँ दिया है दोहरे बंध वाले। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
आपका बाकी पादप वसाओं में असंतृप्त वसीय अम्ल की बहुलता होती है, सही है। वसा जल में अघुलनशील तथा क्लोरोफॉर्म बेंजीन में घुलनशील होते हैं, भी सही है। वसीय अम्लों के अणुओं को क्रियात्मक समूह C3COH होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 101 नंबर कि मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण बताइए कि मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना मेनार्की कहलाता है, और स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद ऋतुस्राव यानी आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं होता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला देखिए 102 नंबर दोस्तों, 102 नंबर रीजनिंग, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 103 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है, बताइए कि किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है। तो मजदूरों की मजदूरी का मूल्य स्थिर नहीं रहता है, और मजदूरों की मजदूरी आपका लोचदार होता है। 104 नंबर देखिए, 104 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 105 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, और 106 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 107 नंबर देखिए, 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए कि तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग था। पहला प्रथम दिल्ली दरबार आपका लॉर्ड लिटन के काल में 1877 में आयोजित हुआ था। दूसरा आपका दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के काल में 1903 में आयोजित हुआ था। उसके बाद तीसरा दिल्ली दरबार आपका लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1911 में आयोजित हुआ था। अगला देखिए दोस्तों रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 109 नंबर पे। 109 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, बताइए कि कौन सा विषय आपका संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो संघीय सूची में आपका स्थानीय शासन नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 7वीं अनुसूची के अनुसार संविधान में 3 अनुसूचियों की चर्चा है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। वर्तमान में संघ सूची में आपका टोटल 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, और समवर्ती सूची में 52 विषय है। देखिए दोस्तों संघ सूची में आपका रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, डाक तार प्रसारण, विदेशी ऋण, रेल, वायु, जल परिवहन इत्यादि संघ सूची में आते हैं। जबकि आपका कृषि, लोक सेवा, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, क्रय विक्रय, ये सभी राज्य सूची में आते हैं। और समवर्ती सूची में आपका परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, जल मार्ग, कारखाना, शिक्षा आपका समवर्ती सूची में आता है। अगला देखिए दोस्तों 110 नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 111 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 112 नंबर का देखिए दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 113 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 114 नंबर देखते हैं। 114 नंबर कह रहा है कि परागकण किस में पाए जाते हैं, बताइए कि परागकण किस में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका परागकण पराग कोश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 115 नंबर की आरएनए में थायमिन की जगह निम्न में से क्या पाया जाता है। तो आरएनए में थायमिन के जगह आपका यूरेसिल पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डीएनए में दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड।
डीएनए में आपका बेस होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, जबकि आरएनए में होता है थाइमिन की जगह यूरेसिल ले लेता है। अगला देखिए 116 नंबर दोस्तों, 116 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 117 नंबर, 117 नंबर कह रहा है कि भारत में नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। बताइए कि भारत में नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों कुछ अलग फैक्ट याद रखिएगा, जैसे आपका कुंचिकल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपका वराही नदी पे है, जो कर्नाटक राज्य में। चित्रकूट जलप्रपात या जोग या गरसोप्पा ये इंद्रावती नदी पे है, छत्तीसगढ़ राज्य में। उसके बाद जोग महात्मा गांधी जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को कहते हैं, और ये आपका शरावती नदी में है, कर्नाटक राज्य में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में, धुआंधार दूधधारा कपिलधारा नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपका डुडुमा जलप्रपात मचुकुंड नदी पे उड़ीसा में, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में, गोगक जलप्रपात घाटप्रभा नदी कर्नाटक में, हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। उसके बाद दोस्तों गौतम धारा आपका रारू नदी पे झारखंड में, दसम जलप्रपात कांची नदी पे झारखंड में। अगला देखिए 118 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 119 नंबर का आ रहा है दोस्तों कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी। तो गौरवशाली क्रांति आपका 1688 में हुई थी, और गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। और गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम तृतीय ब्रिटेन के शासक बने। अगला देखिए 120 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 121 नंबर का जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते। बताइए कि जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते वो क्या कहलाते हैं। तो आपका जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, यानी अनावर्त बीजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जिनके पौधे के बीज के अंदर फल के अंदर बंद रहते हैं उसे एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी कहते हैं। उसके बाद देखिए 122 नंबर के परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। बताइए कि भारतीय मूल्य के रुपये में गिरावट को क्या कहा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा रुपये का मूल्य ह्रास। अगला क्वेश्चन देखिए 123 नंबर की सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो आपका जहांगीर के शासनकाल में आया था, और ये आपका 1615 में आया था। अगला है कि कैप्टन हॉकिंस भी आपका जहांगीर के दरबार में आया था, और यह 1608 में भारत में आया था, जो कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से भारत के मुगल बादशाह अकबर के नाम का एक पत्र लाया था, किंतु वह भारत पहुंचा तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। और आपका अगला है कि हॉकिंस को 1609 में आपका जहांगीर ने आगरा दरबार मिला और इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी। ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला 124 नंबर है, 124 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 125 नंबर की निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। बताइए कि रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन सी है। तो आपका रस्किन बॉन्ड का पुस्तक द गोल्डन ईयर्स हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन आपका श्री नारायण वाघुलू का पुस्तक है
गांधी सियासत और कम्युनलिज्म आपका पीयूष बावले का पुस्तक है। उसके बाद वार एंड वुमेन M.A. हसन का पुस्तक है। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो इसमें आपका 25 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। और पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, बाद में 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। इसके बाद आपका दोस्तों खेल से संबंधित अन्य पुरस्कार आपका अर्जुन पुरस्कार हो गया, जिसका शुरुआत 1961 में हुआ था और इसमें 15 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो बताइए कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लिएंडर पेस और महेश भूपति को। और ये दोनों आपका टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो याद रखिएगा दोस्तों। पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है कि उसके बाद दोस्तों केडी जादव को पॉकेट डायनेमो कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों झूलन गोस्वामी को चकदा एक्सप्रेस कहा जाता है। उसके बाद आपका मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर, विश्वनाथ आनंद को लाइटिंग किड, राहुल द्रविड़ को द वाल, PT उषा को उड़न परी, मैरी कॉम को सुपर मॉम, हरभजन सिंह को द टर्मिनेटर, सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर, माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कि साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोलकाता में है। और कोलकाता में आपका पूर्व रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेलवे का भी मुख्यालय, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कि 129 नंबर, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। बताइए कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला कब प्रारंभ किया जाता है? तो ये आपका कार्तिक पूर्णिमा को प्रारंभ किया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये आपका बिहार में सोनपुर में लगता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए 130 नंबर कह रहा है कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेलिंडवा संधि कहलाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया आपका जादव पयांग कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 132 नंबर, भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का वाटरमैन आपको राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया पूछे तो कैलाश सांखला को, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पयांग को, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया उडुपी रामचंद्र राव, और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक को कहा जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और 25 जनवरी याद रखिएगा दोस्तों मतदाता दिवस। उसके बाद हो गया आपका 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस।
24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 18 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 12 अगस्त विश्व युवा दिवस। तो ये सभी भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यूरो को अपने करेंसी के रूप में आपका यूरोपियन देश क्रोएशिया ने अपनाया है और यूरोपियन का आपका मुद्रा यूरो है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 135 नंबर कि उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल बन गया है। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। अगला है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टैलिटी पुस्तक का विवेचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर कर्ण सिंह। उसके बाद चलते हैं 16 मार्च 2023 को 2027 तक फीफा अध्यक्ष, ये आपका करंट से संबंधित है। तो इधर आपका सभी करंट है, तो करंट छोड़ देते हैं दोस्तों क्योंकि अब करंट का इसका कोई महत्व तो नहीं रहा। तो देखिए दोस्तों ये बाकी सब आपका करंट से संबंधित है, तो फिर भी इसका उत्तर बताते चलते दोस्तों। देखिए अगला 140 नंबर कि हाल ही में समाचार में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप, आपका चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफर। उसके बाद 141 नंबर के हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ। निम्नलिखित में से उन्हें किसका जनक माना जाता है। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उसके बाद 142 नंबर की किस राज्य के मैटी केलो को GI टैग मिला है। तो मैटी केलो आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। उसके बाद 143 नंबर कि किस फिल्म ने 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सरदार उधम। उसके बाद 144 नंबर के पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा। तो पुराना संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वाति नायक। उसके बाद 146 नंबर के हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। उसके बाद हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पटना ने। उसके बाद भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी को मिला था इनमें से। उसके बाद 149 नंबर के सोना पानी ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो सोना पानी ग्लेशियर आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। और जम्मू कश्मीर में आपका याद रखिएगा दोस्तों सियाचिन भी आपका लद्दाख में है। उसके बाद काराकोरम में बाल्टोरो चोगोलुंगमा। उसके बाद दोस्तों खारदोपिन बातूरा बियाफो हिस्पर पुनमा, ये सभी आपका काराकोरम में है। उत्तराखंड में पूछे तो गंगोत्री चोराबाड़ी आपका उत्तराखंड में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है। बताइए कि ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहा जाता है। तो इस तरह से आपका दोस्तों 150 पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग भी अपना सजेशन दे सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।